हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभ्यास और प्रयास दोनों ही बहुत ज़रूरी है, जो कि निरंतर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 से। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो अभी तक आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं सीखा है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहला है 12, 15, 21। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का और 21 का, तीनों का अलग अलग। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3। हम जब भी काटेंगे इन्हें तो इन नंबरों को अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यानी ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित न हो, किसी के पहाड़े में न आता हो। चलिए आगे देखिए, 3 से काटते हैं, 3 5 15, 5 एकम 5। 3 से काटते हैं, 3 7 21, 7 एकम 7। उनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं, जैसे 12 के लिए है 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब है 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 1 बार है। 15 को देखिए, 15 में 3 गुणे 5, 3 1 बार है, 5 1 बार है। 21 देखिए, 3 गुणे 7, 3 1 बार और 7 1 बार। चलिए अब बढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम की ओर। मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों में कौन सा नंबर कॉमन है, यानी जो सब में आ रहा है। देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें नहीं है। हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो सभी के अभाज्य गुणनखंडों में है। तो मौसा निकालने के लिए हमें ढूंढना होता है सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से कॉमन संख्या। तो हमने देखा 3 जो है 12, 15, 21 तीनों के अभाज्य गुणनखंड में है। कॉमन नंबर ढूंढने के बाद हम देखते हैं मौसा में सबसे छोटी घात। तो हम देख रहे हैं 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1। तो हम क्या लिखेंगे, बस 3 की घात 1 यानी 3। तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। एलसीएम कहता है कि हमें कॉमन से मतलब नहीं है, हमें सभी संख्याओं को लिखना है और वो भी बड़ी से बड़ी घात। जैसे 2 यहाँ 2 बार है, 2 2 बार है, फिर 3 लिखेंगे। हमने मौसम में कहा था 5 उसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एलसीएम कहता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को आपको लिखना होगा। तो 5 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 7 पचे 35। गुणा कीजिए, 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 त्याई 36, 36 और 6 42, 420। देखिए एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। अगला सवाल है आपका 17, 23, 29। तो हमने लिखा 17, फिर लिखा हमने 23, फिर लिखा हमने 29। 17, 23 और 29 तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है यह संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होंगी, बस होंगी स्वयं से। तो हमने कहा 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। अब इनके गुणनखंडों को लिखते हैं। 17 का 17, तो क्या हम इसे 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, 17 एकम 17। वैसे ही 23 को लिख सकते हैं हम, 23 एकम 23। 29 को लिख सकते हैं हम, 29 एकम 29। अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम की ओर। एचसीएफ कहता है आपको ढूंढना होगा कॉमन नंबर।
तो हम देख रहे हैं कॉमन नंबर क्या दिख रहा है हमें, बस एक। एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे एक। एलसीएम कहता है कि आपको सभी संख्याओं को लिखना होगा। इसका मतलब है 17 भी, 23 भी और 29 भी। एक ना भी लिखें तो भी चलेगा, एक से गुणा करने पर आपको फिर से वही संख्या मिल जाएगी। तो आप 17, 23, 29 का जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 11, 33, 9। चलिए आखिरी देखते हैं 8, 9, 25। तो हमने लिखा 8, 9, 25। 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का लिखते हैं 3 गुणे 3। 25 का लिखते हैं 5 गुणे 5। चलिए को घात के रूप में लिखते हैं। 2 घाते 3, 3 घाते 2, 5 घाते 2। अब बारी है एचसीएफ और एलसीएम की। क्या दी गई अभाज्य गुणनखंडों में कोई संख्या कॉमन है क्या? हम देख रहे हैं यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए जहां पे कोई संख्या कॉमन नहीं है तो वहां पे एचसीएफ यानी कि मौसा आता है हमारा 1। अभी इसके पिछले सवाल में हमने देखा था 17, 23, 29, इनमें कोई कॉमन नहीं था तो हमने लिया था 1। तो आप 1 ले भी सकते हैं, जैसे गुणे 1, गुणे 1, गुणे 1। आपको पता है कि गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलेगी वही संख्या। एलसीएम करते हैं। एलसीएम के लिए लिखना होगा हमको सभी संख्याओं की बड़ी घात को। तो हम कहेंगे 2 3 बार, 3 2 बार, 5 2 बार। चलिए 2 को 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 3 2 बार, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। 5 2 बार, 5 पचे 25। गुणा करते हैं। 25 8 200, 9 दूना 18, 00 1800। एचसीएफ आया 1, एलसीएम आया 1800। याद रखेंगे जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है यानी मौसर 1 आता है उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। याद रखेंगे कभी कभी सवालों में पूछ देता है कि क्या दी गई संख्याएं सह अभाज्य हैं या नहीं है, तो हम निकालेंगे उसका एचसीएफ मौसम। अगर एचसीएफ 1 आता है तो हम कहेंगे सह अभाज्य है, नहीं तो नहीं है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है दो संख्याएं आपको 306 और 657, इन दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो दिया गया है आपको 9। ध्यान सुनिए, दो संख्याएं हैं 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ जो है दिया गया है 9। तो वही संख्या 306, 657, इन दोनों का एलसीएम आप ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों के लिए हम एलसीएम या फिर एचसीएफ नहीं निकालते हैं, उनके लिए सूत्र बना है। क्या है वो देखिए। सूत्र कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्या? जो आपको सवाल में दी गई है 306, 657। तो यहां कीजिए 306, 657 गुणनफल हो गया। अब बराबर कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना आया है 9, तो हम कहेंगे 9 गुणे एलसीएम, तो हमको पता करना है तो हम लिख देंगे एलसीएम।
ध्यान देंगे 9 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग देगा। भाग देने का मतलब है वह पूरे के बटे में हो जाएगा। और यहाँ फिर क्या बचा हमारा एलसीएम। देखते हैं कि क्या यह 9 से कोई कट रहा है क्या संख्या, चेक कर लेते हैं। 306, 9 त्रिक 27, बचा 3, 6, 9 चौका 36। तो हमने देखा कि 9 से काटने पर आया यहाँ पे 34, 34 गुणे क्या बचा हमारा 6, 5, 7, और इधर क्या बचा है एलसीएम। अब 34 का 657 में गुणा कर देंगे, वही आएगा हमारा एलसीएम, यानी कि आंसर आएगा। देखते हैं 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 2 22, 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 25 26, 3 7 21, 1 हासिल 2, 3 5 15, 16 17 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 3, 9 2 11 12 2 हासिल 1 1 1 2। आंसर कितना आया 22 33 8 एलसीएम। इसका मतलब हम कह सकते हैं आंसर क्या आया एलसीएम वो भी किसका 306 657। इन दो संख्याओं का एलसीएम आया है 22 33 8। ये रहा हमारा आंसर। ध्यान रखेंगे जब भी हमें दो संख्याएं और उनसे संबंधित लसा और मसा पूछेगा तो हम सूत्र का यूज करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो सवाल आपको हम होमवर्क देते हैं। एचसीएफ 99 और 153 का 9 है तो एलसीएम याद कीजिए, और एलसीएम दिया है 132 और 288 का 31 68, तो एचसीएफ याद कीजिए। आप दोनों सवालों के लिए प्रयोग करेंगे सेम सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों सवालों के जवाब कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब है कि जो घात में n लिखा है वहां पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो क्या कोई ऐसा नंबर है यानी ऐसा कोई घात है जिसको लिखने के बाद हल करने के बाद उसके इकाई अंक पे 0 होगा। अगर हम n का मान 5 ले लेते हैं तो 6 घाते 5, तो हमें 6 लिखना होगा 5 बार। तो क्या इसका गुणा करने पर लास्ट वाला अंक जो है वो 0 हमें देगा या फिर नहीं देगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो ये तो कंफर्म है कि वह संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। वह संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, अगर उसकी इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। और 10 से कट रही है तो इसका मतलब है कि 10 के अंदर होता है 2 और 5, 2 5 10। तो जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी वह 10 से विभाज्य होगी। इसका मतलब है उसमें 2 और 5 होगा, तो यह संख्या भी 2 और 5 से विभाज्य होगी। इसका मतलब है इस संख्या के अंदर 2 और 5 होना चाहिए। हमने कहा चूंकि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाज्य होगी। हमने लिखा यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। और हमें यह भी पता है कि 10 जो होता है उसका गुणनखंड है 2 गुणे 5। तो हमें देखना है
कि क्या जो 0 पर समाप्त होना चाहता है संख्या, उसके अंदर भी 2 और 5 है क्या। तो देखिए, हाथ में n, 6 को तोड़ेंगे तो 2 त्याई 6। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अंदर 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं 6 जो है उसके अंदर 2 तो है पर 5 नहीं है। 2 तो है पर 5 नहीं है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अगर 6 के गुणनखंड में 2 और 5 होता तो हम कह सकते थे कि हाँ, इसके गुणनखंड में 2 और 5 है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त होगी, लेकिन इसमें 5 नहीं था, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। सवाल नंबर 6 कह रहा है आपको 2 तरह की संख्याएं दी गई हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। दूसरी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। क्या ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? क्यों हैं? तो कारण बताइए, उसका व्याख्या कीजिए। देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है ये। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यहां तक जो भी नंबर है सब गुणा में है, बचा हमारा अकेला कौन? 13। देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें से हमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? हमें कॉमन नंबर दिख रहा है 13, तो हम 13 को बाहर निकालने वाले हैं। उसके ध्यान दीजिए, 7 गुणे 11 गुणे 13, 13 में कोई भी गुणा नहीं है, तो क्या हम 13 को 13 एक कम 13 लिख सकते हैं? 13 एक कम 13 वही आएगा। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है 13, उनको हम बाहर लेते हैं, तो क्या बचा? 7 11, 7 गुणे 11, 13 हमारा बाहर चला गया, फिर प्लस 13 बाहर गया तो क्या बचा हमारा? 1। ध्यान देखिएगा, इन तीन संख्याओं में 13 बाहर गया तो 7 11 बचा, बीच में प्लस 13 गया तो 1 बचा। अब आगे देखते हैं, 13 गुणे 11 सते 77 प्लस 1, 13 गुणे 78। सवाल को हल करने के बाद इसके दो टुकड़े आ गए, 13 और 78। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए, और हम यहाँ देख रहे हैं इनको सॉल्व करने पर 13 और 78 दो अलग अलग संख्याएं आ गई हैं। तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि दिए गए संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब है कि वह संख्या स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कट रही है। 78 को तोड़ेंगे तो और संख्याएं आएंगी, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। ध्यान दीजिए, हल करने के बाद हम बताएंगे कि इसके जो खंड है 2 टुकड़े आ गए, उससे अधिक आ गए, क्योंकि संख्याएं जो हैं भाज्य वो कहलाएंगी जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से कट जाए। तो हम देख रहे हैं इसमें 13 भी है, 78 भी है। 78 को हम अगर तोड़ लेंगे, 2 2 त्याई 6, 2 9 18, 3 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 13 13 एक कम 13। तो हम देख रहे हैं, अगर इसको हम देखें तो 13 गुणे 78 के प्लेस देखिए 2 3 13। तो हमने देखा
जो दी गई संख्याएं हैं वह 13 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो इतने खंड हैं इसके, इसलिए संख्या क्या होगी हमारी, भाज्य कहलाएगी। हम देख रहे हैं कि यहां तक गुणा में है, 5 अकेला है, तो हम कहेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस, सेम वही तरीका, 5 एक कम 5। हम देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन नंबर है वह है 5, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 7 6 5 तो गया, 4 3 2 1, फिर बीच में प्लस 5 गया, तो क्या बचा 1। अब गुणा करते हैं, 7 छंग 42, 4 तें 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 8 6 4 10, हासिल 1, 8 1 9 1 10। तो हम देख रहे हैं कितना उत्तर आ गया, 1008। फिर प्लस क्या बचा है हमारा, 1। ध्यान रहे 1 को भूले ना, 1 हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है उसमें। तो 5 गुणे, अब हो गया 1009। तो हम देख रहे हैं कि यहां भी 2 और खंड आ गए। सभी संख्याएं स्वयं और 1 से तो विभाजित होती ही हैं, लेकिन उनको छोड़कर यहाँ 2 खंड उसके और आ गए। तो हम सेम बातें कहेंगे, जो हमने यहाँ बातें लिखी है वही सेम बातें बताएंगे, क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भी संख्या क्या होगी हमारी, भाज्य होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए, अगर यह 2 सवाल आपको समझ में आया हो तो फिर से मिलता है आपको होमवर्क। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। समझ लीजिए, यहां तक संख्याएं गुणा में है, फिर यहाँ गुणा में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर पहले से है, हम यहाँ गुणे 1 कर सकते हैं, गुणे 1 कर लीजिएगा। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 11 गुणे 1। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में आपको दिख रहा है कॉमन 11 और 2, तो 11 और 2 को बाहर निकाल लीजिएगा। बाकी तरीका जैसे आपने पिछले सवाल में देखा, सेम वैसे ही। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, जिसपे सोनिया दौड़ रही है, तो उसे लग रहा है पूरा 18 मिनट, जबकि रवि चल रहा है तो उसे लग रहा है 12 मिनट। कहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही निश्चित स्थान से एक ही बिंदु पर सेम समय पर और सेम दिशा में, यानी एक ही समय पर एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे रेस होता है वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो राउंड राउंड घूमते वक्त आपको पता है सोनिया 18 मिनट ले रही है, 12 मिनट, तो इसका मतलब है रवि थोड़ा फास्ट दौड़ रहा होगा। तो दोनों फिर से दौड़ते दौड़ते इसी बिंदु पर आकर कितने समय बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब है कम से कम कितना समय लगेगा कि वह फिर से उसी बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। तो याद रखेंगे, जब भी कहेगा आपसे सवाल में कम से कम या फिर छोटी से छोटी, तब निकालेंगे हम लसअ यानी कि एलसीएम। जब हमसे पूछेगा अधिक से अधिक यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या,
तब हम निकालेंगे मौसा यानी कि HCF। तो हमको निकालना है कम से कम समय, कितने समय में जल्दी से जल्दी वह दोनों आपस में मिल जाएंगे एक ही बिंदु पर। हम निकालने वाले हैं लसअ। यह है 12, यह है 18। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। 2 से काटिए, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हम लिखने वाले हैं 12 का जो गुणनखंड है 2 2 3, 2 2 3। इसका मतलब है 2 2 बार है और 3 1 बार है। अब हम लिखने वाले हैं 18 के गुणनखंड 2 3 3, 2 1 बार है, 3 2 बार है। तो हम लिखेंगे 2 1 बार है, 2 बार है। अब निकालना है हमको एलसीएम, क्योंकि पूछा है कम से कम कितना समय लगेगा। तो ध्यान देंगे, एलसीएम कहता है कि आपको सभी के अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है, वह भी बड़ी से बड़ी घात। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 घाते 2 है, 2 घाते 1 है, तो बड़ी घात हमारी है 2 घाते 2। 3 देखिए, यहाँ पे 3 घाते 1 है, यहाँ पे 3 घाते 2 है, तो हम लिखेंगे 3 घाते 2। 2 दूना 4, 3 का 3, 3 त्रिका 9, 4 9 36। इसका मतलब है 12 18 का एलसीएम आ गया हमारा 36। आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 36 मिनट। कि 36 मिनट के बाद वह दोनों फिर से एक ही बिंदु स्थान से चले थे वहीं आकर मिल जाएंगे। तो आज प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल खत्म हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्नावली 1.1 समझ आया होगा। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो प्रश्नावली 1.2 आप तक सही समय पर पहुंच जाए।